सी एन के मोड स्क्वायर सी एन के मोड स्क्वायर लैम्डा एन, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है सी एन के मोड का स्क्वायर लैम्डा एन। लो अब समझते हैं ऑर्थोगोनल स्टेट के बारे में, समझेंगे ऑर्थोगोनल स्टेट के बारे में और कोलैप्सिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है। हैशटैग के साथ रिमार्क भी लिखता हूँ, REMARK, रिमार्क। एनी ऑपरेटर कैन हैव different eigen value, different eigen value for single dynamic variable, ठीक है। एनी ऑपरेटर कैन हैव different eigen value for a single dynamic variable, कब? when we solve Schrödinger equation, ठीक है। So the net wave function can be represented by the linear combination of all those state vector means psi को जो हम ऐसे लिखेंगे C1 psi1 plus C2 psi2 plus C3 psi3 and C1, C2, C3 are constant which follow जो follow करेंगे the condition क्या C1 square plus C2 square plus C3 square dot is equal to 1 for the normalization of the wave function अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उसका कोफिशिएंट जो होगा सम इक्वल टू 1 होगा। कोएफिशिएंट सम क्या होगा? 1 होगा। इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। इतनी बात समझ में आई? ठीक। इसी को मैं एक बारीक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ और अगर वो चीज आपको समझ में आ जाए तो बताना। ये सब चीज नोट करना। बहुत ही बारीक बात बताने जा रहा हूँ। समझ में आया तो बताना और नहीं समझ में आया तो बताना, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा। ओके। हैशटैग let we have 3 state vector phi1, phi2, phi3 corresponding CORRES स्पेलिंग गलत बहुत होती है। corresponding CORRESPOND corresponding to a dynamical variable, ठीक है। सो तो हम जो स्टेट वेक्टर है उसे कैसे लिख सकते हैं? C1 phi1 के टर्म में, C2 phi2 की टर्म में, C3 phi3 की टर्म में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी, इसी को समझने या कोई 56 लगभग 90% यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है तो उसका एक पर्सनल वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन एक डबल डेरिवेटिव फंक्शन है, कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो क्या 2 सॉल्यूशन उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। तो कैसे शो करेंगे फिर वो? तो उनके स्टेट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन उसे सिंबलाइज कर रहा हो, उसे बता रहा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेव फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस के टर्म में लिखा जा सकता है। ये सब जो है आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ये सब जो है आपस में
ऑर्थोगोनल होते हैं। और बेसिस इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि इनसे मिलकर बना है ये, जैसे लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल होता है, तो वैसे ही every state vector can be represented by the sum of the linear combination of orthogonal basis state vector। orthogonal basis जो state vector होंगे उनके linear combination की टर्म में इसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? उदाहरण के लिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि गुरुदेव बताइए जरा, मैं लिख दे रहा हूं एम्प्लाइज every wave function FUNCT function can be represent by the sum of its orthogonal basis के टर्म में लिखा है। बात समझ में? ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई किसी जैसे उदाहरण के लिए मैं स्टेट बांट दे रहा हूं कि इस कमरे के अंदर 3 स्टेट हैं, इधर का स्टेट 3 कमरे कर दिए मैंने, समझ में? इस रूम के 3 टुकड़ा करके, इधर का स्टेट, बीच का स्टेट, इधर का स्टेट। इस स्टेट को कहते हैं स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। अब मैंने कहा पार्टिकल कहीं भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो हर स्टेट में पाए जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे 5-1 कह रहा हूँ, 5-2 कह रहा हूँ, 5-3 कह रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन कितना होगा इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात आती है कि 5-1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ स्टेट स्टार बना के प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट C1 5-1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को? 5-1 psi1 ऐसे लिखते हैं। 5-1 psi इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही? 5-1 psi लिखो, कैसे लिखेंगे? ये क्या लिखा है? 5-1 psi, ये स्केलर प्रोडक्ट है। नहीं देख पा रहे हो तो ये ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ रहे हो? देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्टार बना के प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट 5-1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 5-1 स्टार और साई इंटू dx। ये प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका है। ठीक है? ठीक है। इसी को डिराग नोटेशन में कैसे लिखेंगे? कंजुगेट में तो इसे ब्रा नोटेशन में लिखेंगे। स्पाई ब्रा मतलब स्टार वाले टर्म में समझ आ रही है? इंटू कैट लिखो ब्रा, और ये पूरा कैट नोटेशन में लिखूं। डायरेक्ट समझ जाओगे क्या? पक्का समझोगे? इस फाई की इसकी गुणा कर रहा हूँ पूरे सेट में। ठीक है, समझ जाओगे ना? देखो C1 5-1 स्टेट में निकालना है ना। 5-1 C2 5-1 प्लस C3 5-1 इतना आसान है। ठीक। किसी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम इस स्टेट पर प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो इस स्टेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और प्रोडक्ट C1 आ जाएगा। मुझे C1 स्क्वायर लाना है, समझ रहे? तो समझ रहे बात को? अगर ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है तो ये तो 0 हो जाएंगी, समझ रहे? ये तो 0 हो जाएंगी। ये ऑर्थोनॉर्मल है 5-1 5-3 5-1 5-3, इसका 1 हो जाएगा। C1 स्क्वायर कैसा आएगा समझ? उसका अलग करके लेते हैं ना भैया। जैसे 5-1 स्टार है, इसका C1 होगा और 5 साई का भी C होगा अपना। समझ में नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ में नहीं आया तो क्या कहना चाह रहा है? प्रोडक्ट तो 0 बैठेगा, बात तो सही है, लेकिन अगर मैं स्टेट वेक्टर की बात करूं तो स्टेट वेक्टर तो सिर्फ 5-1 है। स्टेट वेक्टर ये, और ये मैथमेटिक्स तुम्हारी कॉपी में दिया हुआ भी नहीं है बुकलेट में। जबरदस्ती गुणा भाग है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ।
इससे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे? पहली स्टेट से। पहली स्टेट कितना है? पहली स्टेट कितनी है? C1 5 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? C1 स्क्वायर या कितना होगा? C1 C2 या कितना होगा? C1 C3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, सेम स्टेट है। ये क्या? ऑर्थोनॉर्मल तो 0, ये ऑर्थोनॉर्मल तो 0। कितना आ जाएगा? C1 स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। कितना आ गई? C1 5 1 इंटू साई। ठीक, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट स्टेट। तो किसी स्टेट में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, इस बात को समझना मैं क्या चाह रहा हूँ। किसी स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट फर्स्ट निकाल दिया, दूसरा निकाल रहा हूँ स्टार बना के। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन स्टेट फाई 2 कैसे लिखना पड़ेगा? C2 फाई 2 साइन। कितना आएगा? C2 स्क्वायर और बाकी 0 हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है? बहुत कम बात बताऊंगा, तो बस समझा रहा हूँ कैसे कैसे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बात को समझेंगे। अच्छा जी, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल एक इंस्टेंट पे दो जगह रह सकता है और कैसे वेव फंक्शन कोलैप्स करते हैं समझेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत विचित्र अवधारणा है कि मान लीजिए मेरे हाथ में दो गेंदे हैं। बात को समझना ध्यान से। मेरे हाथ में दो गेंदे हैं, एक हाथ में लाल कलर की गेंद है, एक हाथ में लाल कलर की गेंद है, ठीक है, रेड कलर की गेंद है, और एक हाथ में ब्लू कलर की गेंद है। ठीक है, एक हाथ में रेड कलर की बॉल है, एक हाथ में ब्लू कलर की बॉल है। एंड विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है। अगर मैं बॉल को पीछे ले जाऊं हाथ को, और हाथ को पीछे ले जाके मैं गुड़मुड़ गुड़मुड़ करके पीछे मैंने हाथ को, यहाँ मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा बात, मैं लिख दे रहा हूँ। एक बच्चा है जिसके इस वाले हाथ में रेड कलर की गेंद है और इस वाले हाथ में ब्लैक कलर की गेंद है। बात समझ आ रही है? और इस गेंद को लेकर वो पीछे हाथ को ले जाता है और मिक्स कर लेता है, हाथ को पीछे ले जाके मिक्स कर लेता है बॉल को, और बॉल को मिक्स करके पूछता है बताओ मेरे लेफ्ट हैंड में कौन सी गेंद है और राइट हैंड में कौन सी गेंद है। और फिर वो मिक्स इतनी शिद्दत से करता है कि उसे खुद नहीं पता कि कौन से हाथ में कौन सी गेंद है। तब वो बोलेगा कि हो सकता है मेरे राइट हैंड में रेड गेंद भी हो सकती है प्लस ब्लैक गेंद भी हो सकती है। इसका मतलब मेरे हाथ में राइट हैंड में बॉल के होने, रेड होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है। सेम मेरे लेफ्ट हैंड में भी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बॉल तो एक ही होगी ना, यहाँ तो चार निकल आए। अगर मैं बॉल दिखाता नहीं हूं तो इस वाले हाथ में भी लाल और ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 ये 2 स्टेट होंगी और इसमें भी 2 स्टेट होंगी। अब कैसे है? अब जैसे ही वो सामने हाथ लाता है और देखता है कि यहाँ रेड है, तो उसके बाकी वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाते हैं और हम क्लियर कह पाते हैं कि वहां ब्लैक होगा। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के दौरान बाकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, जो यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 थे, वो वेव फंक्शन इसे ही कोलैप्सिंग कहते हैं, कोलैप्सिंग ऑफ द वेव फंक्शन। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं बाकी स्टेट जो है वो कोलैप्स कर जाती है और जो ऑब्जर्व करते हैं वही हमें दिखती है। ये आपने कई बार थ्योरेटिकल सुना होगा, अगर आपने कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट हो गया या ये यंग डॉल्सेट क्वांटम ट्रीटमेंट हो गया, तो वहाँ कई जगह ये वाला वर्ड यूज किया जाता है कि जैसे हम देखते हैं क्वांटम बिहेवियर वैसा ही शो होने लग जाता है, उससे पहले वो सभी पॉसिबिलिटी को एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो वास्तव में मैथमेटिक्स के जरिए ऐसे समझाया जाता है कि पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन था, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व करना चाहे और मेंशन करेगा, क्या मेंशन करेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट स्टेट 5 1 एंड द प्रोबेबिलिटी एट स्टेट 5 2। तो जिस स्टेट में करेगा उस तरीके से मेंशन किया है। तो मैं लिख रहा हूँ एम्प्लाइज करके, एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी एन एनी स्टेट जो होगा CI का स्क्वायर। किसी भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। क्या करना है? कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। बात समझ आ गई? ठीक, अच्छा लो टेस्टर पकड़ो। हैशटैग एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया भाई? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई इंटू dx अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू dx इक्वल टू, इसे ए कैप कहते हैं। इसे डिराक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे?
साई स्टार स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूँ साई स्टार ए कैप साई अपॉन साई स्टार। वैसे यहाँ साई स्टार लिखा नहीं होगा, देखना मेरा बुकलेट में साई स्टार लिखा है साई स्टार लिखा है वो तो ना ना, वो कॉम्प्लेक्स स्पेस अपने आप कहलाता है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले चैप्टर देखो, नहीं लिखा। एक्सपेक्टेशन वाले में नहीं लिखा है ना, नहीं। देख ले ध्यान से, क्योंकि ये खुद ही कैट नोटेशन है ना, ये खुद ही कैट नोटेशन है। अपन साई साई क्या चीज, मतलब कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है। हाँ वो खुद ही कॉम्प्लेक्स स्पेस है ना। अगर हम साई स्टार लिख रहे हैं गलत कर रहे हैं एक तरीके से, जिंदा पीछे ठीक कर लेना ना, इतना समझ में। अच्छा जी, अब इसके आए एक है क्वांटम वेरिएबल, एक है डायनामिक वेरिएबल है, तो क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर आपको एनर्जी का निकालना है तो एनर्जी का निकाल सकते हो। एक क्या है वेयर, कैसा वेयर हो गया मेरा ये WHERE वेयर। ए कैप इज अ डायनामिकल ऑपरेटर, डायनामिकल ऑपरेटर डायनामिकल ऑपरेटर होगा तो नंबर 1 पहला फॉर्मूला देखो कितना शानदार बना रहा हूं मैं। साई, अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम निकालना चाहते हो, एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालना चाहते हो, तो सबके फॉर्मूले लिख दे रहा हूं मैं, क्या होंगे साई एक्स कैप साई अपॉन साई साई, समझे बात। मोमेंटम बताओ, साई पी कैप साई, एनर्जी का साई ई कैप साई एक्सपेक्टेशन साई। ठीक है। अब मजे की बात यह है, एक तरीका तो इसका ये है, और एक तरीका मैंने एक और बताया था, वो था क्या, CI² लैम्डा आई बताया था। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, यहाँ पर भी यूज किया सकता है CI² लैम्डा आई डायरेक्ट, CI² लैम्डा आई और CI² लैम्डा आई समेशन लगेगा। समेशन। अब बात आ रही क्या सबका लैम्डा सेम होगा, जी नहीं, ये पोजीशन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है, ये मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है, और ये एनर्जी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है, तो सबका आइगन वैल्यू अलग अलग होगा। क्या कोफिशिएंट सेम होंगे, यस सर, क्योंकि कोफिशिएंट किस में दिए होते हैं, स्टेट वेक्टर में दिए होते हैं, तो C1 C2 C3 सेम होंगे। यार ये गलती ठीक कर लेना तुम लोग, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स स्पेस में अगर मैं खुद कह रहा हूँ कंजुगेट स्पेस है, अगर साई स्टार लिखते तो उसका उल्टा फिर वो साई बन रहा है ना, वो अच्छा मतलब जिंदा गलत है एक तरीके से सही बात है, दो तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक बार कह दिया कॉम्प्लेक्स है फिर जबरदस्ती से उसे जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनना है, दो तीन जगह हो उसे ठीक कर लेना, साई स्टार हटा लेना, ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझ में आ गए होगी चरण सिंह, गौरव सिंह। तो अब मैं आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ और आप पूरी हेल्प करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने में, ठीक। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते ये वाले चैप्टर जो कंप्लीट होगा, हम अगले चैप्टर में कदम रखेंगे जिसमें पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स को हम स्टडी करेंगे। लाउड स्टार दिखाओ, बुकलेट भी दिखा दो, क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मैं, मेरी बात दिखाओ अपनी मत दिखाओ। चलो भाई आ जाओ, पेज 119 119 पेज नंबर 119 आ गए। क्यों लिखा है मैंने पेज नंबर 119, क्यों बोला अभी, लिख रखा है मैंने पेज नंबर 119। particle में the wave function of particle, the find normal expression value p square, बिल्कुल सही है। 119 में कुछ है क्या क्वेश्चन ऐसा, कोऑर्डिनेट y गुणा फंक्शन रिप्रेजेंट द स्टेट फंक्शन मैसिव पार्टिकल एक्सपेंसिव, ठीक है। एनर्जी निकल गई, लोएस्ट एंड ग्राउंड स्टेट फंक्शन, है इधर देखो, पेज नंबर 118 है, पेज नंबर 118 पेज है 118 और जी आपका एग्जाम्पल है 31, एग्जाम्पल है 31।
बोलो भाई क्या कह रहा है? पार्टिकल इज A particle is confined in one dimensional box of length L. Its ground state wave function is given by given wave function. Given wave function. ध्यान समझना गौरव, बताओ साई एक्स की वैल्यू कितनी है? √2 अपॉन एल, अंडर रूट 2 अपॉन एल इंटू साइन पाई एक्स अपॉन एल, पाई एक्स अपॉन एल 0 0 एक्स एल 0 4 एक्स ग्रेटर देन एल। ठीक है, क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम निकालना है क्या? मोमेंटम ऑपरेटर अच्छा मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स क्या? रिस्पेक्ट टू द वेव फंक्शन हाँ वो तो बताओ कितना निकलता है फॉर्मूला? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्रेजेंट नॉर्मलाइज वेक्टर दिख रहा है, नॉर्मलाइज है ये, नॉर्मलाइज कांस्टेंट नहीं यहाँ पे, नॉर्मलाइज कांस्टेंट दिख रहा है 102 तो नॉर्मलाइज है। तो जी साई स्टार साई कितना होगा? साई स्टार मोमेंट ऑपरेटर लिख दूँ पी एक्स कैप इंटू साई इंटू डी एक्स। तो यहाँ लिख दूँ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 2 अपॉन एल साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल। कितना गलती हो गया? साइन पाई एक्स अपॉन एल √2 अपॉन एल की तो गुणा कर सकता हूँ, पर बीच में डिफरेंशियल ऑपरेटर कितना है? माइनस का एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स कितना है? 2 अपॉन एल और बाहर माइनस का आई एच क्रॉस भी आ गया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कितना है? साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डिफरेंशियल भी कर लो इसका, सोल्व करोगे साइन कितना होता है? cos पाई अपॉन एल और साइन का होता है cos पाई एक्स अपॉन एल इंटू पाई अपॉन एल डी एक्स माइनस का 2i एच क्रॉस अपॉन एल इंटू पाई अपॉन एल इंटीग्रल दूसरा गुणा कर लूँ क्या? 1/2 साइन 2x है साइन 2 पाई एक्स एल अपॉन एल इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कैसा फंक्शन है साइन एक्स? ओड फंक्शन है। कैसा है? ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन का माइनस इंटू प्लस इंडिकेशन कितना होता है? 0 होता है। ओड फंक्शन कितना होता है? 0 होता है। ये भी याद करना पड़ेगा। क्या? मतलब याद रखना पड़ेगा कि अच्छा कहीं विचार करा है कि ओड में 0 हो जाता है और इवन में 2 से गुणा कर देते हैं? देखा तुमने? बोलते हैं इवन फंक्शन है इसलिए 2 से गुणा करने पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लिमिट को 0 से इन्फिनिटी कर देते हैं। देखा नहीं देखा? बताओ। आधा कर देते हैं आधा कर देते हैं। क्यों करते हैं पता है? ये समझ आ गया क्वेश्चन? देख लो ऑप्शन 0 है ना, देखो समझो रही hashtag condition for condition देखो ध्यान समझना, ये पढ़ लो एक बार बता रहा हूँ, एक बार समझना। hashtag condition for even function and odd function। नंबर 1, मान लीजिए आपके पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन जैसे कि cos x है, x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, ये है। cos x का ग्राफ बताओ कैसा होता है? 1 0 ऐसा होता है। ये रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है? रेफरेंस लाइन। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन क्या होता है? साइन एक्स एक्स क्यूब एक्स की पावर 5, ये तो होता है। साइन एक्स का ग्राफ बोलो कैसा होता है? 0 1 ये क्या होता है? ये रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है? ये क्या होती है? रेफरेंस लाइंस। छोड़ो इतना ज़्यादा। ये क्या रहता है ना, समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं।
अगर आपके पास कभी इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, ऐसा कुछ है, आपके पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इस टाइप का है, तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने मान होंगे उनको जोड़ेगा, जितने मान होंगे उनको जोड़ेगा। तो अब दिमाग लगा के देखें, अगर ये रेफरेंस लाइन है और इधर की चीज में हाथ लगा के ऐसे पलटा मारूं तो क्या होगा, ये ऊंचा वाला भाग गिरेगा इस पे, दिख पा रहा है, और ये नीचे वाला भाग गिरेगा इस पे, दिख पा रहा है, और फिर ये ऊंचा वाला भाग गिरेगा इस पे, दिख पा रहा है। इधर के सारे भाग इधर के भाग को काट रहे हैं, इसलिए ये जीरो आता है। अब समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ पा रहे हो क्या? आ गया। ध्यान से देखो यार गौरव सिंह, दिख गया। अगर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन सम होता है, सम करोगे तो जब इधर का पलटा मारूंगा क्योंकि टोटल जोड़ना है, तो इधर का ऊपर वाला भाग इधर का नीचे काटेगा, इधर का नीचे वाला भाग इधर का ऊपर काटेगा, इधर का ऊपर वाला भाग इधर का नीचे काटेगा, तो टोटल कितना आएगा? जीरो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही तुम उल्टा करोगे पलटी मारोगे तो ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। यही कारण है कि हम माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक का दुगुना कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to प्लस इन्फिनिटी कोस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। आई होप आपके बाद याद रहेगा। नहीं समझ में आ गया। अब ये पूरा भी तो तू तो 16 आ गया भैया आ गया। तो समझ में आया? तो गौरव क्या करूँ मैं? हाँ। कि अगर डबल स्टेट इवन फंक्शन हो तो हम उसे दुगना भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोस के कंसेप्ट आप उसे याद रख सकते हैं। और ना केवल कोस, जितने भी ऑड फंक्शन खींचते हैं वो इसी प्रकार के सिमेट्री में खींचते हैं। आप कोस एक्स के पावर 4 को खींचे किसी भी क्वेश्चन तो इस प्रकार के सिमेट्री में खींचते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि ऑड फंक्शन का 0 होता है और इवन फंक्शन का 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये भी मुझे बहुत दिनों बाद पता चला था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी ने मक्खन बना के दे दिया और सब खपाखप खा लिया और समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था लाइफ में। बहुत ढूंढना पड़ा। जब हम कोचिंग एग्जैक्टली पहुंचते हैं कोचिंग में और जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सोचते हैं सब पता है, बच्चे सोचते हैं हमें कुछ नहीं पता है। बस चलाओ बुकलेट दो, मेरी बारी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने 2 टाइम्स क्यों कहा, समझ में? तो यहाँ पे अगर इधर की तरफ है तो यहाँ पे इसको पलटा मारेंगे तो 2 टाइम्स कर सकते हैं। मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स। समझ में आया? क्या करूँ? हाँ। इसको उल्टा कर देंगे, तो जब उल्टा होगा तो ये वाला पोर्शन देखो, इसका दुगना हो रहा है और इस वाले पोर्शन का दुगना हो रहा है, इस वाले पोर्शन का दुगना हो रहा है। जब सबका दुगना हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि भाई इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। कैसे लिखेंगे बताओ? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल कितना कर दिया? 0 to प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी और कोस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। ये बात आई होप समझ में आ गई। आगे एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं तुम्हें इंटीग्रेशन का, याद आएगा। याद आए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, लगेगा तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, लो 1 मिनट पहले इस फॉर्मूला फॉर्म लो ताकि ये समझ में आपको अच्छे से आए। देखो क्या है अपना स्टार फॉर्मूला, स्टार फॉर्मूला। ये अपना स्टार फॉर्मूला लगता है पहली बार 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, एक्स की पावर m इंटू ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू गामा m प्लस 1 अपॉन n इंटू अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ये है आपका फॉर्मूला। कहाँ लगेगा? x की पावर m इंटू अल्फा एक्स की पावर n, ऐसे सिचुएशन में लगेगा। बुकलेट दिखाओ, कोई क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा मैं कहने का चाह रहा हूँ ना। फॉर्मूले पे है वो क्वेश्चन? इस फॉर्मूले पे शायद होगा इक्का दुक्का। कोई भारी सवाल बनाएगा तो इसी पे बनाएगा और इस पे बनाएगा। तो जब मिलेगा लिखवा तो मैंने दिया, समझ आ गया? बीएचयू में काफी अच्छे सवाल आते हैं।
क्वांटम आई थी। रिवर्स का क्वांटम आई थी। क्वांटम करे थे तुमने एक दो बार। हाँ, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, कुछ हुए 40 क्वेश्चन हुए बस 20 में से। तो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को चमन गौरव एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। पेज नंबर 120। पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 36। पेज नंबर है आपका 120। एग्जाम्पल नंबर है 36। गिवन वेव फंक्शन, गिवन वेव FUNCTN फंक्शन कैसे रखा बताओ। साई एक्स इक्वल टू 2/L की पावर 1/2 साइन पाई एक्स अपॉन एल। रीजन दे रखा है 0 to सॉरी हाँ सही तो है एक्स कैपिटल तक। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर निकालना है ना, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, नॉर्मलाइज है, साफ दिख रहा है, प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स जो लिखते हैं माइनस है और स्क्वायर माइनस लिख दो और वो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, लिखना है इंटू साई इंटू dx। हाँ तो 2/L तो डायरेक्ट लिख दूँ बाहर, 2/L और 1/2 था पावर और दोनों की गुणा हो रही तो होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई। तो होल स्क्वायर को मैं गुणा 2 कह दे रहा हूँ इंटू माइनस इन्फिनिटी, समझ में आया, प्लस इन्फिनिटी साई स्टार। अच्छा जी अब बताओ जरा ये क्या चीज लिखी हुई है, माइनस तो खत्म हो गया, बात समझ आ रही है। ये देखो इधर माइनस तो खत्म हो गया, आई स्क्वायर बचा, आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x2 इंटू साई इंटू dx कितना हुआ 2/L इंटू आई स्क्वायर का मान -1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर इंटू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर मान कितना है साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डबल डिफरेंस करने के लिए पहले सिंगल करना पड़ता है पाई अपॉन एल इंटू डेल ओवर डेल एक्स इंटू कोस पाई एक्स अपॉन एल। सही कर रहा हूँ गौरव सिंह, ठीक है। 2/L इंटू पाई अपॉन एल, अभी दोबारा करूंगा तो दोबारा आएगा कितना पाई अपॉन एल और कोस का शायद माइनस भी आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हो गया एच क्रॉस स्क्वायर इंटू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कितना हुआ कोस का कितना हो गया साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है समझ आई। 90 हो रहा है कितना हुआ 2 पाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटू एच क्रॉस स्क्वायर 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जरूरत नहीं पड़ेगी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स एम्प्लाइज वी नाउ दैट कोस टू एक्स फॉर्मूला कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेगा पक्का ही होता है, गलत मत करा देना 1 - cos 2x साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 1 - cos 2x सही। सो एम्प्लाइज बताओ कितना है कितना बचा अपने पास 2 पाई स्क्वायर हाँ इस वाले स्टेट को बताओ कितना बचा एम्प्लाइज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटू एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 - cos 2 पाई एक्स बाई 2 ये तो आएगा इंटू डी एक्स इससे कट गया इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब
एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 माइनस कोस पाई एक्स इंटू एक्स। भाई इसका इलाज कैसे करा जाए? किसका? एक भाई नीचे L2 ना है, L है 0 to L है 0 to L, और ये इंटीग्रेशन में नीचे भी L है, नीचे भी क्या है L 2 L। रहेगा। वही तो धड़ाधड़ काट रहे हैं, और इंटीग्रेशन लिमिट माइनस में लेना है, लिमिट क्या है 0 to L है, तो यही कर देता हूँ मैं, 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटीग्रल 0 से L 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन L इंटू डी एक्स। अब तो कर सकते हैं, बता कितना है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, इसका तो एल ही आ गया, माइनस कोस का कितना होता है, साइन कितना होता है साइन प्लस का 2 पाई अपॉन एल, डिफरेंस इंटीग्रेशन, डिफरेंस है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एल अपॉन 2 पाई इंटू साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, पर लिमिट मान लो 0 to 0 एल रखेगा तो कितना आएगा, साइन एन पाई 0 होता है, 0 हो रहा है वो तो, अब एल पूरा रखिए, 0 हो रहा है। इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एल रखने पे क्या हो रहा है, एल रखने पे क्या हो रहा है, एल से एल कट रहा है, साइन 2 पाई 0 होता है, और 0 के तो 0 होता ही है। अब एल रखने पे क्या हो रहा है, एल से एल कट रहा है, साइन 2 पाई 0 होता है, एल से रखने पे क्या हो रहा है, एल से एल कट रहा है, साइन 2 पाई 0 होता है, और 0 में 0 होता है, 0 हो रहा है, तो कितना जा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एल क्यूब इंटू एल, एल से एल कट गया, कितना है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सही है, अपनों ने एक्सप्लेन करा ना, इसलिए बढ़ा देना, अपनों ने एक्सप्लेन किया, क्या बोल रहा है, ऐसे कहना पड़ा है बेटा, सच में खुद करोगे तब पता चलेगा, हाँ क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, पक्का, ठीक, कहाँ तक पढ़ लिया आपने? चलो हैदराबाद का एक क्वेश्चन करते हैं, हैदराबाद पेज नंबर 86 पे, पेज नंबर 86, एग्जाम्पल नंबर 86। ठीक है, बोलो क्या है, पेज नंबर 86, एग्जाम्पल नंबर 86, बोलो क्या कह रहा है। In a one-dimensional problem, the normalized wave function, the ground state is given by given wave function. Given wave function कितना रखा भाई? and psi is equal to Psi is equal to n e की power minus ax square alpha x square, so alpha x square यही दे रखा है, ये है ये x square, क्या पूछ रहा है, दोनों कौन सा पूछ रहा है, what is the value of n? अच्छा, Normalized condition by normalization condition, normalization condition याद है, बोल भाई बराबर, psi star इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से साई स्टार sin इंटू dx इक्वल टू 1 रखो कितना है, एन स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखो, e की पावर माइनस के 2ax स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1, समझ में आ रहा क्या, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x की पावर 0 इंटू e की पावर माइनस के 2ax स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1, ये याद रखना है यहाँ पे, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी अगर कोई आपको सिस्टम मिल रहा है, x की पावर m इंटू ई की पावर माइनस के अल्फा x की पावर n इंटू डी एक्स, तो आपको करना क्या है, करना 1/n इंटू गामा m प्लस 1/n इंटू अल्फा की पावर 1/m प्लस 1/n, गलती नहीं हुई कभी भी, ठीक है। देखना क्या है, देखना बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि क्या लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, नहीं है, कब कर सकते हैं भाई, जब इवन फंक्शन हो, क्या फंक्शन इवन है, ऑफकोर्स इवन है, क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 2 तो इवन फंक्शन में क्या कर सकते हैं, 2n स्क्वायर इंटीग्रल 0 से to infinity प्लस इन्फिनिटी x की पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस के 2 अल्फा सॉरी 2a x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, एम्प्लाइज बोल कितना है, ये हो गया 2n स्क्वायर इंटू
एक्स की घात 0, 0 कहते हैं m, 0 कहते हैं m, ऊपर वाले हाथ को कहते हैं n, तो लिखना है मुझे 1/n, मतलब लिख दूंगा 1/2 इंटू घात लिखना है m + 1, तो m कितना है 0, तो 0 + 1 कितना लिखूंगा 0 + 1, 0 + 1 अपन n की वैल्यू 2 है, शाबाश। अपन अल्फा की वैल्यू कितनी है 2a की पावर 1/2, सही है? ठीक है, तो कितना है 2n² इंटू, सही चल रहा है? अच्छा, इंटू 1/2 इंटू गामा ऊपर 1/2 है ना, √π कहते हैं ना, समझ में बात? अपन नीचे क्या है 2 अल्फा की घात 1/2, 2 से 2 कट गया बराबर 1 चल रहा है, n² पास में आ रही है, 2 अल्फा को बदल लेगा तो कितना हो गया 2 अल्फा को ऊपर अंडर रूट था, दिख रहा है? 2 अल्फा को ऊपर ले गए और √π को नीचे ले आए, अपन √π को नीचे ले आए, एम्प्लाइज n आ गया 2 अल्फा अपन पाई की घात 1/4, आंसर मत करो, समझ में? फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना। इसके अलावा 2-4 जो थे भैया वो इंटीग्रेशन में खतरनाक मजे की बात तो ये सारी चीजें इससे निकल आएंगी। अच्छा ये कॉमन है सबके लिए? हाँ, अब वहाँ हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने जब बहुत सारी चीजें जो हमने गलती करी, मैंने जो गलतियां करी वो गलतियां तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दी यानी, जैसे मैंने 8 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करे थे, 8, बताओ कैसे कैसे, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी 1 × x² × dx e की पावर x² का कितना होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x × e की पावर माइनस के x² का कितना होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x³ × e की पावर x² का कितना होता है, याद करे थे 8-10 इसमें सुनो। और मजे की बात ये, इससे तुम इस फॉर्मूले से न केवल तुम x² निकाल सकते हो, यहाँ भी कुछ भी पावर हो और e की पावर यहाँ भी कुछ भी पावर हो, उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, समझ में आया? जबकि मैंने अकेले 10 तक निकाल लगे थे x² के, और मजे की बात है जरा सा घात 3 दे देते तो मामला खत्म था, लेकिन इस फॉर्मूले से आप किसी का घात निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर x की घात 7 × e की पावर अल्फा 8 होता, बैठे रहोगे, लेकिन गामा बीटा गामा थोड़ा सा याद हो जो बढ़ा दो। मैं तो इसको लगभग 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करें, मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ, आप भी करें, ठीक। चलो जी, आओ समझ आ गई थी बात, ठीक। पेज नंबर 89 को एग्जांपल नंबर 92, पेज नंबर 89 एग्जांपल नंबर 92, पेज नंबर 89 एग्जांपल नंबर 92। बोलो भाई क्या दे रखा है, गिवन वेव फंक्शन, गिवन वेव राइट, गिवन वेव फंक्शन क्या दे रखा है बोलो, implies psi is equal to psi1/a psi2/b, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, implies psi is equal to दे रखा है 1/a into psi1 plus 1/b into psi2, ठीक। पूछा क्या है, if the measurement energy is made क्या लिखा है पढ़ो, if a measurement of energy is made the probability फाइंड, कल पूरा पढ़ लेता हूँ मैं ना, एग्जांपल 92 कह रहा है the wave function of the particle is given by the linear combination of the two state of energy state psi1 psi2 with energy eigenvalue given e2। एग्जांपल नंबर 92 कह रहा है the wave function of the particle is given by the linear combination of the two of its energy state psi1 and psi2 with energy eigenvalues e1 and e2 respectively। If psi1 is given as psi1 upon a plus psi2 upon b, if a measurement of the energy is made, the probability of finding particle energy in to be e1, प्रोबेबिलिटी निकालनी e1 स्टेट में, e1 स्टेट कौन सी है, ये वाली है, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1/a का होल स्क्वायर कितना है 1/a², आंसर मैच करो, नहीं है, क्यों बता सकते हो, क्योंकि इनने ये नहीं कहा है कि सिस्टम नॉर्मलाइज्ड है,
क्या नहीं कहा है? नॉर्मलाइज ये फंडा कब लगेगा? जब नॉर्मलाइज जब सिस्टम नॉर्मलाइज हो। ये फंडा तब लगेगा जब सिस्टम नॉर्मलाइज हो। अब देखना ये क्या ये सिस्टम नॉर्मलाइज है? नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है सिस्टम, ठीक है। हम नॉर्मली नहीं कहा है, सिस्टम को अननॉर्मलाइज ही मानेंगे। तो नॉर्मलाइज कब होगा भाई? बताओ कब होता है नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज कब होता है? बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। सबसे हल्का तरीका ला दूं, सबसे हल्का देखो इधर, देखो स्टार C1 स्क्वायर प्लस C2 firstly we will normalize this wave function तो अभी नॉर्मलाइज नहीं है तो n मान के नॉर्मलाइज कर दो। n अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में? ये देखो n से गुणा करी मैंने, बस किससे गुणा करी? n से गुणा करी है बस। फिर कोफिशिएंट का स्क्वायर एकदम 1 होना चाहिए। कॉमन ले लो, n स्क्वायर कितना है? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। n स्क्वायर एलसीएम ले लो, कितना है? a स्क्वायर b स्क्वायर कितना है? e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो n स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर ले जाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे ले आओ, a स्क्वायर प्लस। समझ में नहीं आएगा? ठीक से बताओ। एम्प्लाइज n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर ले जाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई? a स्क्वायर a b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही तो है? ठीक। तो इसको रखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? ये क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूँ? चवन सिंह समझ में आ रहा है? आगे पक्का? ठीक, इधर पकड़ो। अब देखो नॉर्मलाइज स्टेट कितनी निकली, ध्यान से देखो। सो द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कितना है बताओ? साई इक्वल टू n का मान रख दो यहाँ, कितना है? ab कितना है? देखो ध्यान से देखो, n का मान रख दो ना यहाँ पे। ये स्टेट को मैंने n से मल्टीप्लाई करी ना, हाँ तो तुम्हें लिख दूंगा, अभी तुम समझ नहीं पाओगे। इस स्टेट को मैंने n से मल्टीप्लाई करी है, n अपॉन a साई 1 प्लस n अपॉन b साई 2। बात समझ आ रही? तो दोनों करेंगे n का मान रख दो, कितना जाएगा? ये कैसे पता चला कि नॉर्मलाइज नहीं है? क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल है, a और b दे रखे हैं। ये अगर कोफिशिएंट होते मतलब 2/3 4/3 होते तो उनका मान 1 होता जोड़ के। तो अब जो नॉर्म अच्छा ये अभी देखो स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बनवाना चाहिए। आगे देखो n का मान रख रहा हूँ, ये देखो n का मान रख रहा हूँ, कितना बोलो? रखवा भाई गौरव, रखवा दे यार मान। ए बी अपॉन कितना है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए बी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b ए स्क्वायर प्लस b बी स्क्वायर स्क्वायर। और आगे क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन ये कौन सा स्टेट है? e1 साई 1 प्लस फिर क्या है? ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है? बी कौन सा स्टेट है? साई 2। ए से कट गया, बी से भी कट गया। साई इक्वल टू कितना आ गया? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें बेकार लग रहा है, ये तरीका सबसे अच्छा बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा आ गया। साई 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट स्टेट E1 कितना आएगा? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, C1 स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम मैच करो, सही है, गलत आ रहा है क्या? सही है। समझ में आ गया? समझ कब लगाएंगे फंडा? जब सिस्टम नॉर्मलाइज हो। सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं होगा तो करना जुगाड़ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा? सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं होगा तो जुगाड़ गलत हो जाएगा। नॉर्मलाइज करना जरूरी है। और दूसरे तरीके से चाहिए, दूसरे तरीका भी है हमारे पास, दूसरा तरीके से चाहिए, दूसरा तरीका भी है अपन के पास, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा। बिना नॉर्मलाइज किए आप नहीं चल सकते। और इसके तरीके को देखोगे तो इन्हें तो पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, तो ज़्यादा इसके तरीके पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मैं चलता हूँ थोड़ा आगे, जिसमें मुझे पढ़ाना है वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी चेंज, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ढूंढ पाए
ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देख, समझते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। हैशटैग श्रोडिंगर इक्वेशन, SCHRODINGER, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन SCHR इक्वेशन play same role as Newton laws, Newton formula play in classical mechanics, in classical mechanics, ठीक। जनरली ये कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स श्रोडिंगर इक्वेशन is written as h psi equal to e psi लिखा जाता है, h psi equal to e psi लिखा जाता है, where is energy eigenvalue of Hamiltonian ऑपरेटर। मतलब आप जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर हैमिल्टन ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो उसकी जो आइगन वैल्यू मिलती है वो वास्तव में एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। इंक डालो, मैं इसको ड्राइव करवाता हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन को। कौन चलिए टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट अभी एक से काम कर देंगे सब कुछ। जो उससे प्रूफ हो जाएगा। हाँ बोलो भाई गौरव। हो गया? तो अपने पास समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? श्रोडिंगर इक्वेशन वास्तव में क्या होती है? h psi इक्वल टू e कैप psi। क्या होती है? h psi इक्वल टू e कैप psi। मार्कर में दिक्कत है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा अजीब से कहीं इंक ज्यादा जोड़ रहा है। सही नहीं आ रही। लो अब डस्टर पकड़ो, स्टार्ट करते हैं। बताओ कितना हो गया? एम्प्लॉइज, इसमें कुछ कमी तो है यार। मार्कर सही नहीं आ रही। आगे की नोक खराब हो शो गई। गई है सही। ये तो कर ही रहे हैं। यही वाला नया मार्कर है। हाँ। तो इधर देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन देखो। एम्प्लॉइज कितने आ गए हमारे पास? h कैप psi इक्वल टू e कैप psi। बिल्कुल सही है। वेयर h कैप इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? इसकी वैल्यू h कैप वैल्यू कितना होती है? मोमेंट ऑपरेटर कितना होता है? p कैप स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे। सबसे पहले p कैप स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? h कैप स्क्वायर अपॉन 2m। i h कैप होती है स्क्वायर कर, ये आएगा डेल टू ओवर डेल x2।
अच्छा आई एच क्रॉस का स्क्वायर करोगे ये आएगा पक्का ये है पक्का। पक्का। माइनस का आई एच क्रॉस होता है ना, प्लस हो जाएगा। आई स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस होगा। क्यों? देखो तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। माइनस का आई एच क्रॉस का स्क्वायर करोगे, आई स्क्वायर वन प्लस एक हो गया, आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर माइनस एक हो गया, एच क्रॉस माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस का वी एक्स, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें रखो कितना है बताओ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल टू साई और डेल एक्स टू प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई कैप का कितना होता है आई एच प्लस डेल ओवर डेल टी। बताया था नहीं बताया था, बताया था। Implies let the wave function